Hello everyone, welcome to Hotspot Academy. So welcome everyone, स्वागत है आप सबका एक नई सीरीज में जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, जहां हम पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट चैप्टर जो कि है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं. राइट, सो दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th class students. Right. So before we proceed ahead, important instruction. See, the PPT would be in English and I will be teaching in Hindi. Complete explanation would be in Hindi. If in case you want me to record this in English, do let me know in the comment section. अब जो earlier series हुई है हमारी, जैसे geography series, history series, so all your comments have been addressed, right? And soon we'll be publishing the English series as well. If in case apart from this if you have any concerns, do let me know in the comment section. और इसके साथ ही अगर if you click on the I button, so you can check all the series like history series and geography series. और playlist में जाके you can check all together a different section has been created for specially for Maharashtra State Board 10 students. Right, तो चलिए इतना हुआ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये फर्स्ट चैप्टर में जो कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक्चुअली है क्या. चलिए समझते हैं फिर इसको. अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर. अब ये डिस्क्लेमर क्या है? सी हियर द चैप्टर इज टू वास्ट. ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है. आपको लगता होगा कि कुछ पेजेस में खत्म हो जाएगा जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग प्रियम्बल. अब प्रियम्बल समझाने के लिए इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 hours क्योंकि इतना डेप्थ है इस प्रियम्बल में. बट आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ हियर टू ओनली सर्टन पॉइंट्स विच यू हैव रेलेवेंस इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे चीज़ों को. कभी फ्यूचर में इफ इन केस कुछ ऐसा कोरिलेट होता है तो आई विल गो इन मच डीपर एक्सटेंट. तो यहाँ पे विल रिस्ट्रिक्ट ओनली टू योर टेक्स्ट बुक. राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं. बस 1 मिनट देना. सो स्टार्टिंग विथ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा प्रियम्बल है. राइट, सो नाउ द फर्स्ट लाइन, ये आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में होता है. राइट, सो द फर्स्ट लाइन विच सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया. अब वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ पावर. यहाँ से पावर आती है किसी भी गवर्नमेंट में. कैसे आती है, क्या आती है, ये आपको आराम से आगे समझ जाएगा. बट दिस इज द सोर्स ऑफ पावर. ठीक है, दिख रहा है. चलो अब इसके अलावा हम देखेंगे हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स. अब ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, इनके हर एक का एक डेप्थ का मीनिंग है जो हम अभी समझा नहीं पाएंगे. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनका मतलब क्या है. राइट, सो दिस व्हाट दे डिफाइन इज दिस इज द नेचर. ये हमारा नेचर है, हमारे इंडिया एज एन स्टेट का नेचर है कि हम सॉवरन रहेंगे, डेमोक्रेटिक रहेंगे और रिपब्लिक रहेंगे. उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, तो इसको बोलते हैं लीफ. इसको बोलते हैं हम लीफ. ठीक है, जे लीफ. तो लीफ जो था ये हमने लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से. ठीक है, और जस्टिस. अब ये सब क्या है, इनको हम बोलते हैं दिस आर ऑब्जेक्टिव्स. ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हमको अचीव करने हैं. कैसे अचीव करेंगे? हम एक नई सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम इस सबको फॉलो करेंगे. अब यहाँ पे आप यू कैन सी द डेट 1949 जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और 1915 में फाइनली उसको लागू कर दिया था जब हम फाइनली रिपब्लिक बन गए थे. राइट, सो राइट फ्रॉम अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब स्टार्ट हुआ था? 1946 से जर्नी चली थी 1949 तक. फाइनली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया. थोड़ा बहुत है, एक जस्ट एन ओवरव्यू होना चाहिए आपको. चलिए अब सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. नाउ प्राइमरी फोकस ऑन 3 एरियाज. हमारा 3 चीज़ों पे मेन फोकस होगा. वो 3 चीज़ क्या होगी? सबसे पहले डेमोक्रेसी. नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये समझना इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट. उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. अगर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे, थोड़ा स्क्रोल करना पड़ेगा. ठीक है, एक ऐसा ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा तो वहाँ पे आप देख पाओगे. तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक छोटा सा वीडियो है 2 मिनट्स का, उसको देख लेना तो यू विल बी क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी. उसके बाद सोशल जस्टिस क्या है, ये हम समझेंगे कि सोशल जस्टिस को अचीव क्यों करना है, उसका रेलेवेंस क्या होगा. और फिर जुडिशियल सिस्टम और इसका वापस क्या रिजल्ट है जुडिशियल सिस्टम का, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे. सो दिस वुड बी द 3 प्राइमरी एरियाज. चलो आगे बढ़ेंगे. अब डेमोक्रेसी क्या है और इसको हम कब अचीव कर सकते हैं. सो डेमोक्रेसी को हम अचीव करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमने यूज़ किए गए हैं. जैसे कि सबसे पहले पॉलिटिकल मैच्योरिटी. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल मैच्योरिटी आगे हम कवर करेंगे. फिर देयर शुड बी राइट टू वोट. हर हिंदुस्तानी को, हर सिटीजन को यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, कास्ट, ही शुड हैव राइट टू वोट. फिर देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या है समझते हैं. उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन.
अब राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है कि पीपल शुड हैव द राइट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट। जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट में जो कुछ हो रहा है वो सब पब्लिक को पता होना चाहिए। जब ये सब चीज़ होगी तो हम एक ऐसी फैमिली बना सकते हैं। कैसी? देखो, हम साथ साथ, आपने देखा होगा मूवी, इसका मतलब क्या है फैमिली का, कि सब डिफरेंट सेक्शन साथ में रह के भी दे आर लिविंग विद पीस, हार्मनी, राइट। तो दिस इज आवर बेसिक फंडामेंटल। डेमोक्रेसी का यही मकसद है कि हम पीस में रहे, हार्मनी में रहे और खुशी से रहे, राइट। चलो फिर आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी मतलब यहाँ पे समझना है, जहाँ के आप थोड़ा सा देख सकते हो आप। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, अगर मैं अभी मोदी से लड़ूंगा तो देश कोरोना से हार जाएगा, द कंट्री वुड गेट डिफीटेड विद कोरोना। अब इसका मतलब क्या है कि राइट टाइम पे यू पुल अप द राइट क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस करना है। यू शुड ऑलवेज हैव द राइट टू क्वेश्चन द अथॉरिटी, राइट। बट किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या हमने करना चाहिए, दैट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और जब ये छोटी सी बात आपको समझ जाएगी तो इसी को हम बोलते हैं मैच्योरिटी, राइट। व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दी बिट्स एंड पीसेस एंड द निटी-ग्रिटीज, राइट। आप प्राइस नहीं, आप चीज़ों का वैल्यू समझते हो, सो दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम समझते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे क्या है कि एसेंस क्या है कि जब आप डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को इंटीग्रेट करोगे, साथ में इंटीग्रेट करना मतलब उनको साथ में लेके चलना, ठीक है। अब ये कब होगा, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं वो अलग अलग इश्यूज को इनकारगेट करते हैं। कोई किसी सेक्शन के बारे में बात करेगा, कोई दूसरे क्लास के बारे में बात करेगा, कोई मर्चेंट के बारे में बात करेगा, कोई बिजनेसमैन के बारे में बात करेगा, कोई लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करेगा। ये हमने पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? पर्सपेक्टिव्स हमने पढ़े थे जब इंडियन ट्रेडिशन में, राइट, हिस्टोग्राफी। तो हमने पढ़ा था सबाल्टन, फेमिनिज्म एक्सेट्रा, तो उसी की बात है। तो ऐसे जब डिफरेंट सेक्शन के, हाँ, तो डिफरेंट सेक्शन को हमको साथ में लेके चलना है और दोनों का पर्सपेक्टिव समझना इंपॉर्टेंट है। जब हम इन सबको वॉइस देंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, इनको वॉइस देना इंपॉर्टेंट है कि अपनी आप एटलीस्ट बात रख सके। तो जब ऐसा काम पॉलिटिकली देखा जाएगा तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेटेड और रिफ्लेक्टेड बैक इन आवर पॉलिटिकल लाइफ एज वेल एज सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे, देखो फैमिली में क्या होता है कि समझो खाना बना, अभी आपका कुछ पॉइंट समझो खाना पसंद नहीं आया, तो यू हैव योर वॉइस, राइट। यू कैन टेल योर व्यूज कि खाना पसंद आया कि नहीं। जैसे आप होटल में जाओगे तो वहाँ पे फीडबैक पूछते हैं आपसे, राइट। सीधा मारने निकल जाते हैं आपको, जैसे आपने कहा कि खाना पसंद नहीं आया, दे डोंट स्टार्ट बीटिंग यू, राइट। सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कि जब गवर्नमेंट में रिफ्लेक्ट होगा तो वो बाद में पॉलिटिकल लाइफ और सोसाइटी में भी दिखेगा। आपसे व्यू पूछे जाएंगे, हाँ व्यू पे काम करे नहीं करे वो उनके ऊपर है, पर आपसे आपके व्यू पूछे जाएंगे। तो यही है मेन सिस्टम। फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्लियामेंट वी हैव डायरेक्ट, पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वेयर पार्लियामेंट में, जैसे हम MP बन सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में आके हम MLA बन सकते हैं, राइट। और हम इवन पंचायत में, और लोकल गवर्नमेंट इज लाइक योर पंचायत एंड योर म्यूनसिपैलिटी, राइट। यू कैन बी मेयर, यू कैन बी योर सरपंच, दिस इज हैपन, राइट। हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं MPs को या फिर MLAs को, राइट। यहीं से हमारे में से ही कोई बनते हैं। दिस इज हाउ, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल मैच्योरिटी, हमारे यहाँ पे हर किसी को राइट है। फिर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज इंपॉर्टेंट। अभी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपको थर्ड पिलर में मिलेगा डेमोक्रेसी के, जो मैंने आपको कहा था 2 मिनट का वीडियो देख लेना, वहाँ पे यू शुड अंडरस्टैंड कि इलेक्शन कमीशन का रोल है यहाँ पे। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इससे क्या होगा, डिफरेंट क्राइटेरियाज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो और एनहांस होगी और बेटर होगी। तो किन किन स्टेज पे होता है, देखो सेंटर में MPs बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो असेंबली में आकर रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में वार्ड में म्यूनसिपैलिटीज लाइक योर वार्ड इलेक्शंस जहाँ पे कॉर्पोरेटर बनते हैं, राइट। एंड ग्राम पंचायत इज योर सरपंच, द हेड, राइट। तो दिस इज, ये हर सेक्शन में पीपल कैन गो एंड रिप्रेजेंट देमसेल्फ, राइट, दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, कोई बाहर से नहीं आता। इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राइट। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं राइट टू वोट। अब राइट टू वोट क्या है कि इररिस्पेक्टिव, यू शुड बी जस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, जेंडर, यू आर एलिजिबल टू वोट। नाउ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस मैन, राइट, श्याम शरण नेगी जी। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, बट ही इज द फर्स्ट इलेक्टर, राइट, फ्रॉम अ फर्स्ट इलेक्शंस he is voting, right. He goes in the elections, he cast his vote, तो he understands the reality कि वोट का पावर क्या है, तो हमको ये समझना है। तो अब समझते हैं इसका मतलब। तो राइट टू वोट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, प्रोविजन बनाया हुआ है, राइट, प्रोविजन बनाया हुआ है, कोई भेदभाव नहीं किया हुआ। एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, कास्ट और क्रीड, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया था। देखो प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, जब अंग्रेजों का शासन था हिंदुस्तान में, तो उन्होंने बस कुछ लोगों को ही, जिनके पास पैसा था, जैसे कुछ एलिट लोग, जैसे हमने इफ यू अंडरस्टैंड कार्ल मार्क्स थ्योरी, सो ओनली हैव्स वर गिवन दी राइट टू वोट,
बाकी हैव्स नॉट को कुछ रिस्पेक्ट नहीं था, ना उनको कहीं पे बोलने दिया जाता था, उनको अलाउड ही नहीं था वोट करना। तो व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 तो हमने सबसे पहले इसी को टारगेट किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस एक्सेट्रा यू शुड बी जस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और हमने हर किसी को अडल्ट सफरेज दिया, गारंटीड वॉट अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज मीन्स एवरीवन विल हैव राइट टू वोट, वो आप किसी से छीन नहीं सकते। पहले इस पर क्राइटेरिया था, अभी सबके लिए था, बोथ मेन एंड विमेन। समझना विमेन पे फोकस क्यों किया है, जैसे यूएस है, फ्रांस है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में सबसे पहले क्रांति यूएस में आई थी 1776, उसके बाद फ्रेंच में आई 1789, पर दोनों ने विमेन को राइट नहीं दिए थे स्टार्टिंग में, राइट। बट इंडिया एट वन स्ट्रोक ऑन 1947 राइट गेव इक्वल राइट्स टू बोथ मेन एंड विमेन। ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। सो द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 21 फ्रॉम 21 टू 18। मतलब अभी इन इंडिया इफ यू आर 18 ईयर्स एंड अबाउ यू हैव राइट टू वोट एंड यू शुड गो अहेड एंड कास्ट योर वोट। अभी हमने कम क्यों किया, क्योंकि देखो कुछ लीगल एज होता है, सो इसके बाद हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ को अपडेट की और वो एज को रिड्यूस कर दिया। द मोमेंट वी रिड्यूस दिस, हमारा जो पार्टिसिपेशन था यंग जनरेशन का वो इंक्रीज हो गया। अब ज़्यादा लोग दे कैन गो आउट एंड कास्ट देयर वोट। अब इसका फायदा क्या हुआ देखना, सच प्रोविजन हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा वोटर्स इंडिया में ही है। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इंडिया इज सेकेंड व्हेन कम्स टू पॉपुलेशन, फर्स्ट इज चाइना। अभी तो उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया हमने, बट अंडरस्टैंड जब एक्चुअल में यूथ आगे आएंगे और जब वो एक्चुअल में अपनी वैल्यू समझेंगे वोटर्स की, और तब शायद बेटर इंडिया बन सकता है, राइट। तो इसलिए वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है। एंड यूथ कब काम आ सकता है, व्हेन दे हैव द राइट नॉलेज। अब हम आगे पढ़ेंगे, सो देखना। सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। फिर दिस इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव, मतलब हमारा सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ा है वोटर्स का सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ा है, राइट। हमारे क्वालिटी भी बढ़ी है। कैसे बोल सकते हैं हम, अभी एजुकेटेड लोग आगे आ रहे हैं, राइट। एजुकेटेड पीपल आर कमिंग हायर, दे आर प्रोवाइडिंग बेटर इंसाइट्स, बेटर पर्सपेक्टिव्स, जिससे हम मॉडर्नाइजेशन कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझना कि अभी देखो यंग एमपीज मिल रहे हैं आपको, यंग एमएलएज मिलेंगे। हाउ इज दिस पॉसिबल, बिकॉज यूथ्स आर कमिंग अहेड। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है डेमोक्रेसी में, बिकॉज हमने 3 लेवल पे ओपन किए डोर्स, फ्रॉम पंचायत, फिर द स्टेट असेंबली, इवन इन दी पार्लियामेंट, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे। दिस पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल एंड कम्पीट इन पॉलिटिकल स्फीयर। इलेक्शंस लड़ेंगे वो, राइट, ये कम्पीट करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, तो यहीं से वो आंसर आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो उसका फायदा क्या हुआ, यंगेस्ट डेमोक्रेसी बन गई, यूथ आगे आए, पर्सपेक्टिव मिले, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। अब ये दो तो अपन में पढ़ा नहीं, इसमें से आंसर है, शर्माना मत, राइट। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना, आराम से आंसर कर देना। इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो डू लेट मी नो, राइट। इसमें साथ में क्या होगा, आपके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। फिर अब हम समझते हैं हमारा जो तीसरा पैरामीटर था, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, हम सेंटर से पावर को डाइल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि सेंटर में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ से कुछ पावर हम स्टेट के पास जाता है, स्टेट से कुछ पावर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में जाती है। तो हम हमारी पावर किसी एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज करना मतलब सेंटर से पावर नीचे की तरफ पे डाइल्यूट करना, या फिर इसको बॉटम अप बोलते हैं हम, राइट। अब आपको अगर आपने देखा हो वो 2 मिनट्स का वीडियो ऑफ डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट पिलर याद आना चाहिए कि फर्स्ट पिलर में क्या आता है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो, और ये आइडिया किसका था, ये गांधी जी का आइडिया था, स्वराज के नाम पे। और स्वराज का एक्चुअली ओरिजिन कहाँ पे मिलता है, आपको याद आना चाहिए, महाराष्ट्र में ओरिजिन मिलता है। अ ग्रेट एम्परर, उनका नाम पता होना चाहिए आपको, राइट। ही इज द मैन बिहाइंड गिविंग द आइडिया ऑफ स्वराज। थोड़ा बहुत लिंक करते चलना, हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, दिस इज अ सेंट्रल आइडिया, एक मिनट ना, सेंट्रल आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन। क्यों, हर कोई जो डेमोक्रेसी होगा वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके हाथ में, ताकि कोई एक आदमी सुपर पावर ना बन पाए। फिर कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर, क्योंकि एक के पास ज़्यादा पावर आ गई तो वो मिसयूज कर सकते हैं, हिटलर बन सकते हैं, या फिर मिलिट्री स्टेट बन जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्राज़ील पहले मिलिट्री स्टेट बन गया था, अभी पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और also creates an opportunity for political participation for common people. Common people can be MP, common people can be MLA, common people can even be the prime minister. तो कब पॉसिबल होगा, जब पावर सबके पास इक्वली डिवाइडेड होंगी, किसी एक आदमी के पास पावर नहीं होगी, राइट।
लाइक अगेंस्ट द डायनेस्टी रूल। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है स्टेट पॉलिसीज के, ये कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं या फिर गाइडलाइंस होते हैं जो कि एक गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए वाइल मेकिंग और फ्रेमिंग दी लॉज। जब लॉ बनाने के टाइम पे इनको फॉलो करना है। जैसे कि आप समझो कोई नया मोबाइल फ़ोन कुछ खरीदते हो नया डिवाइस, तो उसमें यूज़र मैनुअल आता है जो आपको बताता है कैसे यूज़ करना है, ऐसे ही ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। दे आर अंडर आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, कभी आराम से पढ़ लेना, अभी इंपॉर्टेंट है नहीं। अब 1 मिनट देना, हाँ तो कभी आराम से बताएंगे। देखो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यहाँ हमको एकदम ब्रीफ में समझना है, राइट, ताकि हम ये एग्जाम को हैंडल कर ले। बट कभी टाइम मिला तो आई विल हेल्प यू इन मोर इनसाइट्स, राइट। चलो अब आगे बढ़ेंगे। फिर वन सच इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि ये दो, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, इनको पावर दिया हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट में। आगे पढ़ेंगे जब आएगा, यहीं पे है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्या स्टेप था? सबसे पहले तो ये 73rd और 74th अमेंडमेंट पास करना। अब ये क्या है आगे हम देखेंगे, तो बढ़ते हैं हम आगे। फिर वन सच इंपॉर्टेंट वॉज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। अभी अमेंडमेंट क्या होता है कि जब आपने कोई चीज़ बना ली, जैसे कि इसको समझो कि अपडेट्स, जैसे समझो कि आप समझो कि यूट्यूब पे देख रहे हो अभी, राइट, तो यूट्यूब का कोई नया वर्जन आएगा तो आपको अपडेट बोल के आता है प्ले स्टोर पे, राइट। सो आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग जो आपका ऐप है उसमें कुछ नया फीचर ऐड कर देते हो। सेम गोज इन आ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। हम क्या करते हैं, हमारा सेम कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उसमें अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिमांड बेस पे जो रिक्वायरमेंट आएगा उसको हम अपडेट करते रहते हैं। तो हमने सबसे पहले कब अपडेट किया था इसको, सबसे पहले तो फर्स्ट अमेंडमेंट से किया था, पर ये 61st अमेंडमेंट था, मतलब 61st चेंज था, राइट। उसमें क्या था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बोलते हैं हम उसको। एंड 73rd एंड 74th आर कवर्ड इन योर 11th एंड 12th शेड्यूल। टोटल 12 शेड्यूल है इंडिया में, तो 11th एंड 12th शेड्यूल टॉक्स अबाउट दी म्यूनसिपैलिटी, 73rd और 11th शेड्यूल, 74th इज योर 12th शेड्यूल दैट टॉक्स अबाउट योर पंचायती। इसमें क्या हुआ, हमने अटेम्प्ट किया कि हम पावर को और लोअर सेक्शन में ले जाए, लोअर लेवल्स में ले जाए, जैसे कि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, और टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब कि हमारा सेकंड पिलर, हमारे गाइडलाइंस वाला पिलर, टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो इंक्रीज दिया पावर। उनको हमने पावर दी और उसको लीगल बैकिंग भी दी कि उनसे वो पावर कोई छीन नहीं सकता, ताकि रियल में लोगों के पास पावर जाए। ठीक है, चलो ये वाज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है, यहाँ पे समझना है आपको कि पीपल, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, पीपल को हर वो हक है कि वो समझे कि गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देखो, यू कैन फाइल अ कंप्लेन, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, देयर ऑलवेज इज अ प्रोविजन दैट यू कैन फाइल अ कंप्लेन, यू कैन रेज योर कंसर्न्स। ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नाउ कैन दिस बी रेज इन चाइना, थोड़ा बहुत चाइना के बारे में पता हो, या फिर पाकिस्तान, या फिर सऊदी अरेबिया, वहाँ पे पीपल आर नॉट गिवन इवन द राइट टू स्पीक, राइट। तो ये कब पॉसिबल है, जब डेमोक्रेसी में हर किसी को इक्वल हक होगा, ठीक है, वो दे कैन रेज देयर कंसर्न्स। नाउ इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट, पीपल विल रेज क्वेश्चंस किससे पूछेंगे, गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट बदले में उनको आंसर देंगे। अब ये जब आंसर देंगे और वो आंसर सही होगा तो पीपल का ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट पे, राइट, और इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी एनहांस होगी। तो इसी को बोलते हैं हम राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, कब आया था, 2005 में आया था। फिर सिटीजन एम्पावरमेंट। सिटीजन एम्पावरमेंट मतलब कि सिटीजन को हक होना चाहिए ये जानने का कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, कोई भी चीज़। फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है दोनों को, सिटीजन को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी अपने क्वेश्चन पूछ सकें, और सेम टाइम में हम गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर वो सही से चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखे, जैसे समझो कि कहीं पे 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, दैट शुड बी इन पब्लिक डोमेन, राइट, वेयर हैव दे इन्वेस्टेड। अब ये सही इन्फॉर्मेशन अगर पीपल तक जाएगी तो इससे इनडायरेक्टली पीपल का ट्रस्ट बढ़ेगा, दे विल अंडरस्टैंड दैट कि ये गवर्नमेंट इज सेंसिटिव, राइट, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर सिटीजन्स हैव द राइट टू नो द अबाउट द फंक्शनिंग, राइट, ये हमने डेफिनेटली पढ़ा है, इसमें फर्स्ट पिलर आएगा, राइट, पीपल इज द फर्स्ट पिलर। फिर एक मिनट ना, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। जो भी हो रहा है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो यू हैव सुप्रीम कोर्ट, यू कैन गो देयर एंड यू फाइल द केस, राइट। जैसे समझो कि आपका कोई कार है, कोई बाइक है, वो चोरी हो जाता है, तो यू कैन फाइल FIR, राइट, पुलिस आती है, फिर देयर इज अ प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट केस वगैरह, ट्रायल भी चलेगा। फॉर एग्जांपल SSR इशू, थोड़ा बहुत इफ यू आर अवेयर, राइट। तो दिस इज हाउ, इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। कोई आदमी अगर सही काम नहीं कर रहा तो देयर इज सम प्रोसीजर, सम लॉ प्रोसीजर विच कैन बी एनफोर्स्ड।
और ये हॉलमार्क है, हॉलमार्क मतलब ये गारंटी देता है कि ये गुड गवर्नेंस है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये गवर्नेंस है, राइट। अब आगे बढ़ेंगे। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज मेड गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। कोई भी आदमी कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकता। इट हैज टू बी इन पब्लिक डोमेन व्हेन कम्स टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस बेस पे क्या काम कर रहे हैं। फिर आफ्टर ईयर 2000 द होल अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैव चेंज्ड। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हुआ ना, आरटीआई आ गया, अभी कुछ आप सीक्रेट नहीं रख सकते। सो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर योर राइट्स, हर किसी को हक है ये जानने का कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, राइट। फिर अकॉर्डिंगली citizens in India have got right to information, education and food. So you must be aware these are all our fundamental rights, right? The moment you find someone is not registering your FIR or you're not getting it proper education, so this has to be in written, right? So this comes here, you can raise your concern, right? तो ऐसा कुछ भी हो तो you can raise your concerns, right? देखो कहीं पे भी अगर आपसे कुछ भी हो रहा है when comes to government functioning, तो आपको रिसीट मिलती है, राइट, कि क्यों नहीं हुआ। जैसे आपका रिजल्ट भी आता है तो दे गिव यू रिमार्क्स कि वाई आर यू नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड मार्क्स, कुछ भी। जैसे कि आपको समझो कि सिंपल एग्जांपल समझना है कि आपने आपका आंसर लिखा, समझो आपने पेपर दिया किसी पेपर में और आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, तो यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन फॉर रिवैल्यूएशन का, राइट। आप उसको रीचेकिंग के लिए भेज सकते हो। ये भी प्रोविजन किसका है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का है। यू कैन इवन फाइल एन आरटीआई एंड यू कैन आस्क कि मुझे इसमें इस क्वेश्चन में वाई आई एम स्कोरिंग लेस, या फिर व्हाट इज दी इशू योर, राइट। तो ऐसा सब कुछ इन्फॉर्मेशन होता है आरटीआई में, ठीक है। तो ये सब इसका फायदा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन पे शॉर्ट नोट, तब आपको ये सब कुछ लिखना है, राइट। हाँ, तो अब थोड़ा क्लियर कर दिया, अब शायद दिखता हो। चलो अब आगे बढ़ेंगे। नाउ अब देखो इंपॉर्टेंट बात है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। नाउ सोशल जस्टिस मीन्स व्हाट? बात समझना है कि हमारे यहाँ पे राइट फ्रॉम आर एशियन सोसाइटी वी आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। अब एशियन सोसाइटी में क्या था? वर्ना सिस्टम था, वर्ना सिस्टम बाय बर्थ। अब इसमें क्या था मैं आगे आपको समझाता हूँ, वहाँ पे इमेज लगाई हुई है तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि ऐसे कुछ बैरियर्स थे जिसमें कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन विमेन और जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, डिप्रेस क्लास, दे वर नॉट इवन अलाउड। जैसे उनको टेम्पल में अलाउड नहीं था, पानी पिलाना अलाउड नहीं था, इनफैक्ट कि इतने ब्रूटल थे कि उनकी शेडो भी अलाउड नहीं थी, राइट। तो दैट वाज सच हार्श थिंग्स वर हैपनिंग इन आवर पास्ट, ठीक है। तो इसको एंड करने के लिए हमने सोशल जस्टिस नाम का कॉन्सेप्ट लाया। इसलिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें आर्टिकल 14 यू शुड बी अवेयर, आर्टिकल 15 यू शुड बी अवेयर, ठीक है। थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ मैं ढंग से, बट ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया हुआ है कि इसको बंद करना है। So you must be aware of this man, like the man who started from scratch, like from rags to एकदम from rags to the top of the sky, right? Is an inspirational personality, right? Understand his values, कि what values he did, मतलब कि just स्टेट ने इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, वहीं का इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको रिफॉर्म किया। सो दैट इज दी दैट इज इंस्पिरेशन शुड एवरीवन टेक फ्रॉम दिस पर्सनैलिटी, कि क्या आदमी होंगे वो, राइट। तो कभी आराम से समझेंगे इनके बारे में। अभी हम क्या समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन किए हुए हैं। तो कौन से प्रोविजंस है कि सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसकी बात है लीफ, राइट। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं फॉर अ न्यू सोसाइटी। नई सोसाइटी बनानी पड़ेगी हमको, उसमें नए वैल्यूज इनकलकेट करने पड़ेंगे ताकि हर किसी के लिए ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किसी के लिए आराम से सीढ़ी, किसी के लिए कूद कूद के जाना पड़ रहा है, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, राइट। तभी इक्वालिटी आएगी। तो इसी पे काम करने की कोशिश है। तो ध्यान देना, अभी आर्टिकल 15 देखा होगा आपने, इट टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब देखते हैं। सो वी आर फॉलोइंग द पाथ लेड डाउन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल। अब इसमें क्या क्या किया हुआ है हमने, ध्यान देना। टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, टू रिमूव दी दोज सोशल कंडीशंस विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस। ये कौन से थे? हमारे एशियन सोसाइटी में थे, ट्रेसिंग बैक टू आवर वर्ना सिस्टम। आगे बताता हूं मैं क्या है। एंड इंसिस्ट ऑन इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे समझो कि आप रास्ते से जा रहे हो, राइट, एंड सब कॉमन मैन, ऑल आर कॉमन मैन, राइट, सबको जाना पड़ेगा। सडनली कोई वीआईपी वहां पे आ जाते हैं, तो आप देखोगे सब मतलब सब ट्रैफिक रुक जाएगा, उनके लिए पूरा रोड क्लियर होगा। सो अगेन दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, वीआईपी होंगे फॉर दैट मैटर, राइट। अब ये सेम चीज़ आप रिप्लेस करो कि कहीं होटल में गए हो आप, राइट, होटल में गए हो एंड यू फाइंड देयर कि अंबानी आ रहे हैं, एंड लुक एट द परसेप्शन
कि हाउ इज अंबानी ट्रीटेड, और सेम टाइम वहाँ पे कोई बेगर या फिर कोई स्लम्स आ जाए तो ही द बेगर वुड नॉट इवन अलाउड टू एंटर द होटल, और अंबानी भाई साहब के लिए तो पूरा होटल नीचे आ जाएगा. सो अगेन इज वॉट रिस्पेक्ट वेरिएबल कर दी ना यहाँ पे. दोनों बोथ, चलो स्टेटस इज डिफरेंट बट बोथ आर एटलीस्ट ह्यूमन, तो एज एन ह्यूमन वी शुड रिस्पेक्ट देम. तो ये सब कुछ हम नहीं देख पाते राइट आज भी सोसाइटी में, तो यही हमें को करना है. वी शुड गिव देम डिग्निटी. फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिस्पेक्ट दीजिए, बाकी सब बाद में. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ, फिर टू एस्टैब्लिश, अच्छा ये पहले इसको कवर कर लेते हैं. सो द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आर्टिकल 15. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस अलग है दोनों का, कोई अंबानी है कोई स्लम है, हैव्स एंड हैव्स नॉट बेसिकली, सच एज सुपीरियर एंड इन्फीरियर, कोई सुपीरियर है कोई इन्फीरियर है. अब कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है मैं आगे बताता हूँ. ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड प्रॉपर्टी. पैसा, रिलीजन वगैरह पे हम उनको लोगों को डिवाइड कर दिया. ह्यूमैनिटी हम भूल गए हैं राइट. एंड गिविंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट टू एवरी इंडिविजुअल्स. अब इसके लिए क्या करना है? टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी एफर्ट्स आर बीन मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी. सबसे पहले तो यू कैन गो कंटेस्ट द इलेक्शंस, सबको राइट टू वोट दिया है राइट. तो ये सब एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लिए, तो गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसीज आर फ्रंट आर मोर इंपॉर्टेंट. जैसे अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा कि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 14 जो बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल, तो उसमें मेन एंड वीमेन बोथ आर इक्वल. तो अभी देखना कि लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जहाँ पे कहा है कि फादर के प्रॉपर्टी पे बोथ डॉटर एंड सन विल हैव इक्वल शेयर इन दैट राइट. उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. तो ये आपको समझना है कि गवर्नमेंट अप फ्रंट आ रहा है ताकि हम विमेन को सबको आगे लेकर आ सके, इंक्लूसिव बना सके. इंक्लूसिव मतलब सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है राइट. वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू मेन स्ट्रीम, मतलब उनको भी हम जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ही करना है. डेमोक्रेसी इन फैक्ट इज अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग, मतलब कि एक घर के अंदर चाहे कितने भी लोग आ जाए उनको घर के बाहर नहीं निकालते राइट. हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो ऐसे ही हमको अकोमोडेट करना है. अकोमोडेट क्या करना है? वैल्यूज को अकोमोडेट करना है ताकि हम एज एन ह्यूमन आगे बढ़ पाएं. सो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स. हर किसी को वॉइस होगा, हर कोई अपना बात कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे. जैसे आप देखना कि मैक्सिमम जगह पे राइट्स होते हैं और फिर सिविल वॉर होता है. सिविल वॉर कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, एक्सेट्रा. अभी तो फिर पाकिस्तान तो हो रहा ही है राइट. तो ये कब होगा? जब आप लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दोगे. तो डेमोक्रेसी में आपके पास एटलीस्ट ये प्रोविजन है दैट यू कैन पुट योर व्यूज राइट, यू कैन कम हेड, यू कैन स्पीक. तो यही बात समझना है राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब एफर्ट्स मेड इन इंडिया, इस तरीके से क्या क्या प्रोविजन किया हुआ है. सो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशंस, हमने कुछ रिजर्वेशंस की सीट्स प्रोवाइड किए हैं. फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमने एट्रोसिटी, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को पास किया है ताकि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अगर वो फिर से हुए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो और उसको बंद करा जा सके. आगे समझते हैं कैसे. और फिर प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज. अब देखो जो वर्ना सिस्टम मैं बता रहा था, दिस इज दी वर्ना सिस्टम. इसमें 4 क्लास थे. सबसे सुपीरियर्स थे दिस ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास. फिर वैश्यास थोड़े लिबरल, मतलब कुछ मिडिल सेक्शन में थे, मिडिल मैन. और शूद्रास वर दी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबसे लोएस्ट थे. एंड दे वर नॉट इवन अलाउड कि उनका शेडो यहाँ पे गिर जाए. और डिस्क्रिमिनेशन था, दे वर नॉट इवन अलाउड टू गो इन टेम्पल्स, पब्लिक प्लेसेस पे उनका आना अलाउड नहीं था. तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. एंड दिस वाज अ वर्ना सिस्टम. कौन सा? बाय बर्थ. ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही क्या हुआ है कि ये सेक्शन एकदम आउटकास्ट हो गया, एकदम पीछे रह गया. इसलिए अब इनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ रिजर्वेशन के सीट्स प्रोवाइड करने ताकि ये आगे आ पाएँ और ये भी अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएँ. ठीक है, चलो समझते हैं फिर. अब देखो ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर आराम से हम डिबेट कर सकते हैं, बट आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ राइट, क्योंकि आई सेड अर्लियर कि इसमें समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है राइट. बट एक थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए. आई अंडरस्टैंड रिजर्वेशन सही है कि नहीं है, दैट कैन बी डिबेटेबल राइट. बट आज हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं कि क्यों देना इंपॉर्टेंट है. फिर रिजर्वेशन, वाई रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखना कि दुनिया के अंदर ऐसी इनइक्वालिटी है राइट. सबकी हाइट बराबर नहीं है, सबका थिंकिंग कैपेसिटी बराबर नहीं है, सबका फाइनेंशियल स्टेटस बराबर नहीं है. तो हमको सबको ऐसे बराबर करना है. दिस शुड बी अ फाइनल एम. अब यहाँ पे देखो कोई ठीक से देख नहीं पा रहा. यहाँ पे एटलीस्ट ऑल ऑफ देम कैन सी एटलीस्ट व्हाट इज हैपनिंग राइट. सो दिस शुड बी अ फाइनल एम. तो इसके लिए हमने एक जरिया समझा कि रिजर्वेशन कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर्स थ्रू विच दिस कैन बी अचीव्ड. सो फोकस करना. सो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसमें क्या है कि हम सिर्फ 2 चीज़ में देते हैं. फर्स्ट इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इज मेंट फॉर दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड, मतलब उनको पहले से मौका नहीं मिला. जैसे हमने पहले पढ़ा वर्ना सिस्टम में, शूद्रास द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे वर नॉट इवन अलाउड टू वॉक ऑन दी रोड्स. टेम्पल्स में विजिट करना अलाउड नहीं था, पानी पीना अलाउड नहीं था उनको पब्लिक प्लेसेस में. तो दिस इज डेप्रिएशन राइट. और उनको रिस्पेक्ट तो छोड़ दो, फिर रिस्पेक्ट तो क्या ही होगा उनको. तो हमने कहा कि उनको रिजर्वेशन देना है कहाँ पे? एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में. अब ध्यान देना.
फिर किस किस को दिया यहाँ पे, अकॉर्डिंगली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व। जैसे 100 सीट्स होंगे तो 7.5 रिजर्व होंगे एसटी के लिए, 15 हो गए एससी के लिए। ठीक है, अब ये कितने होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अमाउंट उनके लिए रिजर्व होता है। अब दिस प्रोविजन और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, और अब लेटेस्ट में ईबीसी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जनरल के अंदर को भी दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन था। अब बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट, एट्रोसिटी मतलब कि अब समझो कि वर्ना सिस्टम बाय बर्थ के हिसाब से अगर आप अभी शूद्रास जो थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो राइट दिस कैन बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस है और यू विल बी बिहाइंड द बार्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए हमने एट्रोसिटी, जो इनके साथ इनजस्टिस, इनह्यूमन, याद रखना कि इनके साथ जो इनह्यूमन एक्ट होता था पहले, सोचो कि जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम XYZ कम्युनिटी कि आप उनको अलाउ ही नहीं कर रहे हो टेम्पल के अंदर एंट्री करना, आप उनको अलाउ ही नहीं कर रहे हो रास्ते पे चलना, आप उनको पानी तक पीने अलाउ नहीं कर रहे हो, तो कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ होगा उनके साथ, राइट। तो इसको एंड करने के लिए गवर्नमेंट, मैंने आपको कहा, शुड कम इन फोर फ्रंट, गवर्नमेंट को फोर फ्रंट पे आना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ बनाया है। लॉ का नाम क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। अब इसके अंदर प्रोविजन क्या है देखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस, हर किसी को डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए, सब ह्यूमन है, सब बराबर है, राइट। एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एंड एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी कमिटेड अगेंस्ट देम इज लाइबल फॉर पनिशमेंट, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा उसको और उसके ऊपर लीगली प्रोसीजर चलेंगे। ठीक है, ये था एट्रोसिटी एक्ट। अब आते हैं माइनॉरिटी पे, व्हाट आर दी प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज हमारे इंडिया में देयर आर 6 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जोरास्ट्रियंस है, इस्लामिक है मतलब मुस्लिम्स है, और फिर क्रिश्चियंस है, तो ऐसे 6 टाइप्स के हैं। तो बात समझना इनके लिए क्या प्रोविजन क्या हुआ है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेड सेवरल प्रोविजंस, क्या प्रोविजंस है, जैसे कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट दिस प्रोविजन, राइट। अब गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हर जगह पे देखो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे ही हम फोकस कर रहे हैं। क्यों, एजुकेशन दोगे तो क्या होगा कि उनके पास नॉलेज आएगा, नॉलेज आएगा तो उनके पास स्किल आएगा, बेसिकली स्किल आएगा तो दे विल गेट जॉब, और जॉब आएगा तो क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, और एक बार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा तो उनके बच्चे अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे, और ये साइकिल चलते रहेगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अब देखो जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो रॉबर्स होते हैं, बेसिकली वो क्यों बनते हैं क्रिमिनल्स या फिर रॉबर, एक तो लैक ऑफ एजुकेशन और दूसरा जॉब नहीं मिलता तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं क्रिमिनल बनने के लिए। तो ये 2 चीज़ पे हमने अगर काम किया तो वी कैन अपलिफ्ट देम, राइट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन वॉट, कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन। ठीक है, इस पर हम बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अब दिस प्रोविजन, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन, मतलब डिटेल प्रोविजन है, राइट, फॉर माइनॉरिटीज फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स राइट टू इक्वालिटी, दिस इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज 23, एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, दिस इज आर्टिकल 29 एंड 30। देखो दिस आर ऑल आर योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। नाउ पॉइंट हियर इज दिस इज कवर्ड इन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ये इसमें ये डिटेल में दिया हुआ है। तो इन फ्यूचर लेक्चर्स आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दिस कि ब्रीफ में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबके पास कि व्हाट इज आर्टिकल 14, 15 आपको एकदम कुछ याद हो, तो उसमें जरूर एक वीडियो बनाएंगे, राइट। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, राइट, तो ताकि ये भी हेल्प होगा मुझे भी थोड़ा, देखो शेड्यूल बनाना पड़ता है कि क्या कैसे वीडियोस बनाने हैं, राइट। सो आई विल कंसिडर दिस, डू लेट मी नो, बट इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। अब ये आपको थोड़ा बहुत समझा होगा, अब इतना समझा है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोविजंस रिगार्डिंग माइनॉरिटीज, तो ये सब कुछ लिखना है, राइट। चलो अब चलते हैं आगे। अब लॉज रिलेटिंग टू विमेन एंड प्रोविजन फॉर विमेन रिप्रेजेंटेशन। नाउ विमेन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी या फिर फैमिली। समझो आपने पढ़ा होगा कि अगर एक विमेन पढ़ती है तो 2 फैमिली पढ़ती है, राइट। इफ अ विमेन इज एजुकेटेड शी विल एजुकेट 2 फैमिलीज, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए विमेन को अपलिफ्ट करना, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमने देखा था राइज ऑफ फेमिनिज्म जब हमने हिस्टोग्राफी इन इंडिया पढ़ा था। सो वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर, आपको पता होना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। इंपॉर्टेंट, ऐसे लिंक करते चलना है। फिर और क्या था ये, दिस वर बेसिकली बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेंस, पेट्रियार्की, राइट। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट्स वर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन। सबसे पहले तो क्या था, आर्टिकल 14, जिसमें हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, जेंडर एंड सेक्स यू वोंट बी डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। अब ध्यान देना। फिर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, सेवरल पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड। सेवरल पॉलिसीज मतलब क्या है कि बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं,
जैसे कि एक था 73rd एंड 74th प्रोविजन, जहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी थी, वहाँ पे वीमेन के लिए हमने सीट्स बढ़ाई, आगे कवर करेंगे हम। सो पॉलिसीज हैव बीन एडवोकेटेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। रिमूव इलिटरेसी, हमको उनको राइट टू इक्वालिटी के अंदर राइट टू एजुकेशन का भी प्रोविजन है, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, 21A गिव्स यू द प्रोविजन दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एवरीवन इज इक्वल फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स टू गेट द बेसिक एजुकेशन, राइट। तो उसके अंदर हमने वी हैव टेकन द मेजर्स, इनफ मेजर्स टू लिबरेट और टू अपलिफ्ट वुमेन अमंग वुमेन एंड टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट, राइट। और जब देश वुमेन आगे बढ़ेगी तो देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। फिर एक मिनट इसको रख कर लेते हैं, एक मिनट देना। फिर राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर, जैसे आपने मैंने स्टार्टिंग में कहा, सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट में दे हैव पास द जजमेंट, राइट, वेयर वुमेन विल ऑल्सो हैव इक्वल स्टे इन दी हस्बैंड और फादर्स प्रॉपर्टी। फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी वॉज लाइक दी, यू कैन ट्रेस बैक इन एशियन सिस्टम, राइट, दहेज प्रथा, उस पर एंड करना ताकि विमेन आर नॉट कंसिडर एज बर्डन, राइट। क्योंकि अगर विमेन का इफ यू गेट हर मैरिड तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर, देयर वॉज अर्लियर अ माइंड सेट इन पीपल की डाउरी चाहिए वरना नो वन विल गेट यू मैरिड, राइट। सो लॉ हैज बीन मेड टू प्रोहिबिट और टू स्टॉप दिस, राइट। फिर अगेंस्ट दी, और फिर एक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट, यू कांट हरास, राइट, यू कांट ट्रीट देम एज एन ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई योर नीड्स, राइट। तो शुड नॉट बी डन, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड दे शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली, राइट। अब देखो जैसे कि वी स्टडीड अर्लियर की राइट टू वोट है, तो इसमें दे डू दे ट्रीट मेन डिफरेंटली एंड वुमेन डिफरेंटली, दे बोथ आर वोटर्स, दे बोथ गो इन द सेम वे, दे कास्ट देयर वोट। तो इफ गवर्नमेंट इज डूइंग सच प्रोविजंस, so in society we also should make an effort to stop this discrimination, right। फिर डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स कि वहाँ पे उनको सप्रेस किया जाता है, मेल डोमिनेंस होता है, राइट, विमेन आर नॉट अलाउड टू रोम आउटसाइड, दे आर नॉट फ्री, राइट, एन नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, और फिर बाद में उन पर चीज़ें बॉम्बार्ड की जाती है, राइट, फोर्सफुली दे बीन आस्क्ड टू डू XYZ थिंग्स, तो दिस शुड बी एंडेड, राइट। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनफ प्रोविजंस लिए हैं। एक मिनट, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस सब पे लॉ बनाया है कि ये सब कुछ नहीं चलेगा, यू हैव टू एंड दिस, टू एंड ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशन। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विच क्रिएट फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन फॉर फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट, फ्रीडम मीन्स आर्टिकल 19 अगेन, ठीक है। अब इतना समझा है तो इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच डिसीजंस ऑफ द कोर्ट हैज रिजल्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी, उनका रिस्पेक्ट ऑन डिग्निटी ऑफ वुमेन। और ये हम कुछ बड़ा बात नहीं कर रहे, राइट, दे ओ दिस, उनको ये मिलना चाहिए, राइट, वी आर जस्ट गिविंग देम, राइट, और हमको बिल्कुल करना चाहिए, यू शुड कम अहेड, राइट। अगर देखो मेट्रो सिटीज में इफ यू आर लिविंग तो यू विल वोंट फाइंड दिस, बट इन रूरल एरियाज यू गो तो समझ जाएगा। और फिर टीवी पे कभी न्यूज़ देख लेना, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा वुमेन के साथ होता है, तो वी शुड बी सेंसिटिव अबाउट दिस, राइट। ये यूथ, राइट, आपका जो एजुकेशन है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, राइट। चलो, आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ वरना इस पर और चले जाते हैं, बट चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा है बताना, शर्माना मत, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, प्रैक्टिस भी होगा, समझ में भी आएगा कितना समझ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना कि ये नंबर ऑफ MPs है, MPs मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बैठते हैं हमारे लोकसभा में, ठीक है। और इवन यू कैन कंसीडर राज्यसभा जो भी है उनको भी MP ही कहा जाता है, बट यहाँ पे हम लोकसभा के लिए रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखना, हमारा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था 1951 में, तब कितने % थे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, 5%। अब उसके बाद देखो बढ़ रहा तो है, इज इंक्रीजिंग बट एट नॉट दैट पेस। देखो अब कितना है 2014 में, यू कैन सी इज अराउंड 13%। अब देखो दी वर्स्ट पार्ट इज कि इंडिया में 48 to 50% is women population, and how much percent are representation they get in the political organizations और लोकसभा, only 13%। तो कंप्लीटली ये डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी मेल डोमिनेंस है, राइट। तो हमें इसको कुछ स्टेप लेना है इसको आगे लाने के लिए, तो यहीं पे यहाँ पे लिखा है। सो एक मिनट ना, इन अ कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन हैव इनएडुकेट, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनएडुकेट है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इन द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि मैनी कंट्रीज हैव मेड एफर्ट्स टू इंक्रीज दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जैसे कि नॉर्वे है, स्वीडन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बेसिकली, राइट। वहाँ पे वुमेन के इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इनफैक्ट इक्वल नंबर ऑफ वुमेन दे विल बी रिप्रेजेंटेड इन इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। एग्जाम्पल रशिया ले लो, वहाँ पे वुमेन का पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट। सो
अब देखना कि फॉर दिस पर्सपेक्टिव चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एज वेल। हाँ, स्लो चेंजेस है, ग्रेजुअली हो रहा है, बट वी आर चेंजिंग, बट हमें इसका भी पेस बढ़ाना है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जैसे कि एक्टर और एक्ट्रेस का सैलरी सेम नहीं होता, फिर विमेन और मेन का सैलरी सेम नहीं होता, तो वी कैन सी राइट देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, राइट, याद आ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। दिस वॉज फॉर पंचायत एंड दिस वॉज फॉर योर म्यूनसिपैलिटी एंड दिस वॉज फॉर पंचायत। 11th एंड 12th शेड्यूल याद आना चाहिए। तो यहाँ पे वी हैव रिजर्व 33% ऑफ सीट्स। 33% ऑफ सीट हमने किस लिए रिजर्व किया, विमेन के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। वहाँ पे 1/3 सीट डेफिनेटली वहाँ पे वुमेन होंगे, मतलब होंगे ही। फिर द परसेंटेज हैज बीन रेज टू 50% इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थोड़ा और प्रोग्रेसिव है, उन्होंने सोचा कि नहीं हमें 50% देना चाहिए। क्यों? 50% पॉपुलेशन है उनका, तो 50% तो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए ना उनको, राइट। तो दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेट। तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र कंपैरेटिवली हैज एन एज, यहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड यूथ है, दे अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज, तो ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेट आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आगे बढ़ना समझते हैं। फिर और नेशनल, एक मिनट इसको रब कर देते। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अब ये कमीशन क्यों बनाया, ताकि ये स्पेशली फोकस कर सके वुमेन के अपलिफ्टमेंट पे, राइट। हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, सिमिलर कमीशंस आल्सो एग्जिस्ट इन स्टेट लेवल, ताकि ये वुमेन के वेलफेयर पे, उनके अपलिफ्टमेंट पे दे कैन फोकस, राइट। चलो फिर The Act for Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in right direction, in the direction of democracy. उनके साथ वायलेंस नहीं होना चाहिए, both are equal, right? तो कैसे कोई एक मेल just because he's पुरुषा और मर्द he can suppress a woman, right? वायलेंस का यूज नहीं करना चाहिए, right? Everyone should have equal voice, right? So the act underlined the need to protect dignity and esteem of women. उनका self respect, dignity नहीं खत्म होना चाहिए, right? और आपको याद होगा सावित्री का एग्जांपल, सावित्री लाइक शी ब्रॉट बैक हर हस्बैंड्स लाइफ, राइट। यम से लड़ लिए थे, राइट। देन वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स वेयर वुमेन हैव आउटकास्ट मेन एंड द पोटेंशियल कैन नेवर मैच द कैपेसिटी ऑफ मेन। दे आर एक्सट्रीमली लाइक दे कैन क्रिएट वंडर्स। व्हाट आर वी लैकिंग, हम उनको सप्रेस कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग देम इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द मोमेंट वी स्टार्ट गिविंग देम इक्वल रिप्रेजेंटेशन, द डायनामिक्स ऑफ इंडिया वुड बी समथिंग डिफरेंट। हम शायद कुछ बेटर और अच्छा भारत बना पाएंगे, राइट। अब देखो इंडिया में ओनली कंट्री वेयर गॉडेस आर वुमेन, हमें लक्ष्मी पसंद है, लक्ष्मी माता, राइट। हमें फिर सरस्वती पसंद है, राइट, सरस्वती विद्या आती है, राइट। बट अंडरस्टैंड इसका उल्टा हो रहा है व्हेन कम्स टू सोसाइटी। सरस्वती के नाम पे विमेन को जाने नहीं दे रहे पढ़ने के लिए, लक्ष्मी के नाम पे विमेन आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड एंड वर्क। तो देखो है कि नहीं, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर द एक्ट रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन। कौन सा डोमिनेशन था, मेल डोमिनेशन। फिर आपने देखा होगा सती प्रथा थी पहले, उसको हमने बंद कर दिया। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन थे हमारे एशियन सोसाइटी में, हमको उसको कंटिन्यू नहीं करना। एंड ऑथोरिटेरियनिज्म एंड एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी, मेक इट इंक्लूसिव इन ट्रू सेंस। हर किसी को उसमें पार्टिसिपेट करने का हक होना चाहिए, बात करने का हक होना चाहिए, अपनी व्यूज रखने का हक होना चाहिए, राइट। अब एक मिनट ना, तो अब विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, इसमें आपको ये सब लिखना है, क्या प्रोविजन किया जाना चाहिए, कहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। ये आपका शॉर्ट नोट वगैरह कुछ पूछा है, यही आपका बुक का ही क्वेश्चन है। तो आई होप यू वुड बी एबल टू आंसर दिस। अब बढ़ते हैं आगे। इन महाराष्ट्र -% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। कितना है जरूर बताना, राइट, प्रैक्टिस होते रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब रोल ऑफ जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, उसके पहले कुछ फटाफट समझ लो। देखो क्या होता है कि देर आर 3 legs ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेग है गवर्नमेंट के, या फिर 3 पिलर है। फर्स्ट इज योर लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, राज्यसभा एक्सेट्रा। इनका काम होता है दे फ्रेम द लॉस और दे मेक द लॉस। फिर एग्जीक्यूटिव काम क्या है, जैसे कि आपका पुलिस, उनका काम क्या है, वो एग्जीक्यूट करते हैं काम को। जैसे इन्होंने लॉ बनाया तो उसका एग्जीक्यूट करने का काम पुलिस का होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, IAS ऑफिसर, IPS वगैरह, वो सब इसमें आता है, हम थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को। देन थर्ड इज योर जुडिशरी। अब जुडिशरी का काम क्या है कि इफ़ यू आर रिमेंबर द सेकंड पिलर डेमोक्रेसी में पढ़ा होगा, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको इंटरप्रेट करने का काम होता है इनका। क्या काम होता है, उसको इंटरप्रेट करना, मतलब कि उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है। तो अब जुडिशरी का रोल क्या है समझते हैं, ध्यान देना। सो जुडिशरी इन इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल in strengthening the democracy and helping to make towards achieving objective of social justice and equality. Equality कैसे, जैसे पहले women को they were not allowed to take, उनको शेयर नहीं मिलता था फादर के प्रॉपर्टी में, अब गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया। तो कैसे किया, बिकॉज हमारे पास आर्टिकल 14 है जो ये बोलता है कि मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, राइट। तो इसलिए हमने लॉ बनाया इसके नाम पे। किसने किया, जुडिशरी ने। एक मिनट जरा,
हाँ ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सो वाइल इंटरप्रेटिंग, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है उसके हिसाब से हम इंटरप्रेट करेंगे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी हैज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, याद आना चाहिए आपको, लीफ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इंटेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। हमने हमारे संविधान जब बनाया था तो उन्होंने इस सब पे फोकस किया था, हमको उसको अपलिफ्ट करना है। इसलिए लॉ क्या करता है, सबको बराबर देखता है, राइट, किसी के साथ। और फिर आपने देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते लॉ के सामने, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे स्लम से जाए, कोई अंबानी जाए, या फिर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर जाए, या फिर पीएम जाए, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, सबके सामने सेम प्रोसीजर चलेगा। फिर आगे देखते हैं। अब बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फ्रेमवर्क मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका कोई फाउंडेशन है, उसका कोई बेस है, वो बेस नहीं चेंज कर सकते हम, राइट, वो हमेशा अपलिफ्ट रहेगा। अब सबसे पहले समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक। डायनामिक मतलब कि वो जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वैसे वी कैन अपडेट। जैसे कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वुमेन को 1/3 सीट्स देना, राइट, वुमेन को प्रॉपर्टी में शेयर्स देना, एक्सेट्रा, ये सब इसके प्रोविजन है। तो डायनामिक है इसलिए वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब कि वो देखो कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1776 में यूएस का, उसके बाद 1789 में बना था, दैट वाज फॉर योर फ्रेंच। अब ये दोनों जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इनका कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट 2 बार चेंज हुआ है, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। अब बात समझना, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनना, 1946, कब बन गया था 49 में फाइनली बन गया, 1950 भी अडॉप्टेड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 3 साल दिए थे लगभग इसको, राइट। तो उन्होंने आराम से सब चीज़ कर में सोचा था, और तब उन्होंने समझ लिया था कि हम जो आज प्रोविजन बना रहे हैं शायद फ्यूचर में वो प्रोविजन ना हो, तो उन्होंने एक स्कोप दिया, दे सेट एंड स्कोप, जहाँ पे आप आपके रिक्वायरमेंट को उसमें अपडेट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर अमेंडमेंट्स। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, सांस ले रहा है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब कि उसको हम जैसे चाहे तब चाहे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको अपडेट कर सकते हैं, दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट। अब लिविंग डॉक्यूमेंट पे लॉ बनाना पड़ेगा, लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर। बढ़ते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन हैज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग कंडीशंस ऑफ चेंजिंग कंडीशन, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है वैसे पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक दिस चेंजेस। पार्लियामेंट कैसे करेगा, थ्रू लॉ, लॉज बनाएंगे, बिल पास कराएंगे, राइट। फिर बट जुडिशरी हैड एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हैव एट द सेम टाइम स्पेसिफाइड द लिमिटेशंस, कि आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप फाउंडेशन नहीं चेंज कर सकते हो, राइट, बट आप लॉ बना सकते हो। जुडिशरी हैज टेकन अ स्टैंड दैट पार्लियामेंट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा ध्यान देना। एक्चुअली केशवानंदा भारती केस था, वहाँ पे बाहर आया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि जो हमारा नेचर है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जैसे हम रिपब्लिक रहेंगे, डेमोक्रेटिक रहेंगे, फेडरल रहेंगे, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, फिर सॉवरन रहेंगे, सेक्युलर रहेंगे, मतलब कि कोई आके नहीं बोल सकता कि आज से ये कंट्री इस्लाम कंट्री है या फिर हिंदू कंट्री है, ऐसा। हम सेक्युलर मतलब सेक्युलर रहेंगे, टुडे यू कैन बी हिंदू, टुमारो यू कैन बी इस्लाम, डे आफ्टर टुमारो यू कैन बी क्रिश्चियन, आफ्टर दैट यू कैन बी सिख, आफ्टर दैट यू कैन बी जैन, जो मर्जी वो बन सकते हो, ठीक है, दैट इज ऑफ सेक्युलर। तो ये सब कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट प्रोविजन है सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस। अब ये डिसीजंस कैसे क्या होता है, हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथ मिलती है और हम डिटेल में समझ पाते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस बाय द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से, वापस आर्टिकल 12 to 35 बनाते हैं वीडियोस पे, डू लेट मी नो। इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग थ्रू वेरियस डिसीजंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी ने कई डिसीजंस दिए हैं, उसके ऊपर ये बेस्ड है। जैसे कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ दिस ऑफ विच द कोर्ट हैज गिवन जजमेंट इंक्लूड्स राइट्स टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को लाइक लेबर, चाइल्ड लेबर इज बैन इन इंडिया, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अगर आपको मिले, दिस इज अंडर आर्टिकल 23 अगेन। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एवरीवन इज इक्वल, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, कैसे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। फिर इंडिविजुअल फ्रीडम, हर किसी के पास अपना वॉइस है, राइट। जैसे आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट में नीट स्टूडेंट्स, राइट, दे आर लाइक डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू नॉट टू कंडक्ट द एग्जाम्स बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हर किसी के पास अपना राइट है, दे हैव देयर वॉइस, दे कैन स्पीक। और फिर ट्राइबल एम्पावरमेंट, ट्राइबल एम्पावरमेंट मतलब एसटी, उनके लिए रिजर्वेशंस, फिर उनका एट्रोसिटी एक्ट पास करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही बात है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एफर्ट्स हैव बीन मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। 1 मिनट देना, ठीक है, रब कर दिया। सो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया इज इन इंडिया मोर मैच्योर। मैच्योर मतलब कि
अब हम एक्चुअल में क्या चाहिए लोगों को वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल SSR इशू में व्हेन पीपल थॉट कि यहाँ पे जस्टिस नहीं हो रहा है तो दे मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आस्क देम फॉर एन CBI इंक्वायरी, राइट। तो ये दिस इज हाउ यू यूज योर वॉइस, राइट, यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट एनीवन। तो यही हमें समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले हमारे लिए समझना क्या इंपॉर्टेंट है कि हाउएवर इंपॉर्टेंट इज दैट पीपल इन इंडिया हैव डेवलप्ड अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। हम हर किसी को खुद पहले बोलने का मौका दें, हर किसी को वॉइस दे। ऐसे ना हो कि अगर उनके और आपके वॉइस नहीं मिल रहे तो आप उनको मतलब कि यू स्टार्टेड हरासिंग दैम, टॉर्चरिंग दैम, अब्यूजिंग दैम। ऐसे नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट लिसन व्हाट दे वांट टू स्पीक, राइट। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय डेमोक्रेसी। 3 पिलर्स याद आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सो हियर वी कम टू एन एंड, राइट। तो थैंक यू गाइस लाइक फॉर लिसनिंग पेशेंटली। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट वीडियो लाइक विल बी फॉर योर NTSC सून। आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर वीडियो यू वांट मी टू रिकॉर्ड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सून विल बी स्टार्टिंग विथ योर साइंस सीरीज एज वेल, राइट। So I am in touch with one of the educators, so he'll be teaching science as well. Apart from this, is there anything else? Do let me know in the comment section, right? So thank you for listening patiently guys. चलो फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।